नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस मेंस जीएस 2। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के बारे में, जो कि मेंस में पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या टॉपिक हैं और पाठ्यक्रम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करें उसके पहले आपको एक जानकारी दे दी जाए। अगर आपने नेक्सस जीएस का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नेक्सस जीएस टेलीग्राम गूगल पर भी लिख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। जो आपका यूपी पीसीएस का पेपर 2 है, सामान्य अध्ययन पेपर 2 है, उसके बारे में इसके पहले हम लोगों ने सामान्य अध्ययन पेपर 1 के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो पहला जो टॉपिक है, भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान तथा आधारभूत संरचना। संविधान के आधारभूत प्रावधानों के विकास में उच्चतम न्यायालय की भूमिका। सेकेंड अगर बात करें तो संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है, तो एक चीज़ ये बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि सिलेबस आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस तैयार है तो आधा काम तो यही हो जाता है कि सिलेबस के अनुसार ही आपकी चीज़ें जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो सिलेबस आपके दिमाग में रटा होना चाहिए। वैसे ये सिलेबस आपको पीडीएफ के फॉर्म में नेक्सस जीएस के टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाता है। तो थर्ड अगर बात करें तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। फोर्थ है शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों का उदय और उनके प्रयोग। फिफ्थ है भारतीय संविधान योजना की अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के साथ तुलना। संसद और राज्य विधायिका, संरचना कार्य, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय। इसके अलावा सेवन्थ है कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक व अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। जनहितवाद जिसको पीआईएल बोलते हैं। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, शक्तियां, कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व। इसके अलावा सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं और कार्यभाग। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय और सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी जिसको बोलते हैं। 12 है विकास प्रक्रियाएं, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह और संघ, अभिदाता, सहायतार्थ संस्थाएं, संस्थागत और अन्य अंशधारक। केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति असंवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय। ये सारा का सारा हो गया। अब आते हैं 14th में। तो 14th क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्रक सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। 15th है गरीबी और भूख से संबंधित विषय एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ। 16th है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं। नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत व अन्य उपाय। इसके अलावा लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, भारत एवं अपने पड़ोसी देश से उसके संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार, भारत के हितों और अप्रवासी भारतीयों पर विकसित तथा अविकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यभाग। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व और न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी। 23rd है क्षेत्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। अब देखिए ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है, 23 आपका टोटल आपको बताया गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली इसका विश्लेषण करेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और इसकी तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करें
तो सामान्य अध्ययन जो द्वितीय प्रश्न पत्र होता है वो मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के 4 प्रश्न पत्रों में से एक है, जिसके कुल 250 अंक होते हैं, 250। तो इस पेपर में बिना किसी संदेह के सामान्य अध्ययन के चारों पेपर की तुलना में अंक प्राप्त करना तथा तैयारी करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। रीज़न क्या है? यदि कोई इस परीक्षा को अच्छे से पास करना चाहता है, जो यूपी पीसीएस के पेपर है, अगर इसको कोई अच्छे से पास करना चाहता है तो इस पेपर का योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका सीधा सा मतलब है कि इस पेपर के लिए स्पष्ट रूप से जो आपका व्याख्यात्मक रणनीति है तथा बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका बात है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है, अगर मेंस आपको क्लियर करना है तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभ्यास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पेपर की रणनीति बनाने से पहले हम इसके पाठ्यक्रम जान लेते हैं। इस पेपर को अगर हम लोग 4 वर्गों में विभाजित करें तो देखते हैं। पहला हो गया भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, सेकंड हो गया शासन और अभिशासन, थर्ड हो गया सामाजिक न्याय, और फोर्थ हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंध और संगठन। अब इसको हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, पहले टॉपिक पे हम लोग पहले जाते हैं। देखिए, पहला भाग जो है वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, मुख्यतः संवैधानिक विकास जो कि स्वतंत्रता पूर्व के समय से सहित है, संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि वर्तमान में चर्चा में है, महत्वपूर्ण संशोधन इत्यादि की चर्चा करता है। पेपर के प्रारंभ में करीब 2 से 3 प्रश्न जो है इसी भाग से पूछे जाते हैं, और अगर विवादास्पद रूप से देखा जाए तो यह भाग पेपर का सबसे कठिन भाग है। और ये भाग जो है स्थैतिक है, मतलब अपरिवर्ती है, और इसके साथ ही अस्थैतिक भी है, मतलब परिवर्ती भी है। और इस विषय की तैयारी करते समय कोई भी चुनिंदा नहीं हो सकता। तो इस खंड में पाठ्यक्रम के अनुसार विषय की समग्र जानकारी तथा कई बार पुनर्निरीक्षण करने के पश्चात ही इस विषय पर महत्वपूर्ण पकड़ बनाई जा सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी पकड़ आपकी इस विषय पे बनती जाएगी। और इस खंड में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो कभी कभी सीधे तौर पर कई रिपोर्ट, जैसे प्रशासनिक सुधार हो गया, एआरसी हो गया, तो पुंछी कमीशन रिपोर्ट हो गया, इत्यादि से पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इन सब चीज़ों पर भी फोकस करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जो पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं उनके बारे में बात करें। पाठ्यक्रम के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा कर ही ली, अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। ऐतिहासिक आधार क्या है? इसका तात्पर्य उन घटनाओं या कार्यों या फिर कानूनों से है जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1919 के भारत सरकार अधिनियम तक भारतीय संविधान की नींव को मजबूत किया। अब संविधान के उद्भव के बारे में बात करें तो इसका आरंभ जो है पहली बार संविधान की मांग 1924 में नेहरू द्वारा रखे जाने से 1950 में इसके अपनाने तक है। अब हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सरकार के प्रकार, एकता पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली, मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की श्रेष्ठता, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका इत्यादि। ये संविधान की बुनियादी संरचना कैसी विकसित हुई, इस बात की समझ जो है सम्मिलित महत्वपूर्ण केस, संघ और राज्य के कार्य और जिम्मेदारी, संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का वितरण और उससे जुड़ी चुनौतियां, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। भारतीय संविधान योजना को अन्य राष्ट्रों से तुलना करना, संसद और राज्य विधानमंडल संरचना, कार्य प्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तथा उससे उत्पन्न होने वाले मामले, ये सारे के सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सामाजिक न्याय और शासन के बारे में। तो ये पाठ्यक्रम का दूसरा खंड है और इस भाग में उल्लिखित विषयों से अच्छी संख्या में वैचारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कई विषयों की प्रकृति जो है अतिव्यापी है और यह खंड कुछ हद तक अर्धस्थैतिक प्रकृति का है, मतलब जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको स्थैतिक संसाधनों के साथ साथ करंट को भी पढ़ना होगा, समाचार पत्रों को भी पढ़ना होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मेंस में आपका जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसकी भूमिका बढ़ जाती है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट जीएस में आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, तो अगर इस विषय के बारे में बात करें, इसमें जो विषय उल्लिखित हैं उनके बारे में बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों और विकास के हस्तक्षेप तथा उनके डिज़ाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मामले, संघ और राज्य द्वारा जनसंख्या के अनुप्रस्थ वर्ग के लिए
कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का प्रदर्शन, क्रियाविधि, कानून, अनुप्रस्थ वर्ग के संरक्षण और सुधार के लिए गठित संस्थान और तंत्र, सामाजिक क्षेत्र अथवा स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन के गरीब और प्रबंधन से जुड़े मुद्दे, इसके अलावा गरीबी और भूख से जुड़े मुद्दे, इसके अलावा विकास प्रक्रियाएं और विकास उद्योग, एनजीओ की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसके अलावा शासन का महत्वपूर्ण पक्ष, पारदर्शिता और जिम्मेदारी, ई गवर्नेंस जिसको बोलते हैं, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और क्षमता, सिटीजन चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही तथा संस्थागत और अन्य उपाय। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो ये पाठ्यक्रम का तीसरा खंड है और ये मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय मामलों से रिलेटेड है। इस खंड में मुद्दों की प्रकृति जो है वो पूरी तरह से परिवर्ती होती है, स्थैतिक होती है। भारत और इसके पड़ोसी देश से इसके संबंध क्या है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक गुटबंदी, और भारत जिन समझौते में शामिल है तो वह भारत के हित को प्रभावित करते हैं। जैसे आपका प्रीलिम्स में आप लोग पढ़ते हैं कि हम लोग उन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं भारत से संबंध होता है। वही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वही आपका इंटरनेशनल रिलेशन में भी पूछा जाता है, उसका कहीं ना कहीं भारत से संबंध हो या फिर भारत से कहीं ना कहीं रिलेटेड ज़रूर हो। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील राष्ट्रों की राजनीति और नीतियों का प्रभाव, इसके अलावा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, अभिकरण और संगोष्ठी, उनकी संरचना, अधिदेश। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी और ये पाठ्यक्रम था। अब हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं वो इसके बारे में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कार्य है वो यही कि पूरे पेपर की सबसे GS1, GS2, GS3, GS4 इन चारों पेपर के हम लोग टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी, और फिर हम लोग इसके डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कहाँ से किस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो उसके लिए आंसर राइटिंग की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी और होपफुली ये आपका नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके पहले जो आपका सबसे बड़ा कार्य है वो ये है कि जो भी आपको सिलेबस दिया जा रहा है या तो उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए अपने पास, GS1, GS2, GS3, GS4 चारों का प्रिंट आउट ले लीजिए, और जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे इस चीज़ को चिपका लीजिए। अपने दिमाग में इसको सेव करना है क्योंकि मेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है आप सिलेबस के अनुसार पढ़ें। आपको इधर उधर नहीं भागना है, जितनी चीज़ें सिलेबस में लिखी हैं सिर्फ आपको उतनी ही पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। और मेंस डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान होता है, सामान्य तरीके से आप इसको पास कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपना डिप्टी कलेक्टर का जो पोस्ट है वो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अगर आपने नेक्सस जीएस का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो मैं फिर से कहूँगा इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पे सारा जो प्रिंट आउट है, PDF है, वो प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।